प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ तालीमी मामलात के हवाले से, और साल रवा में जो हुकूमती कारकर्दगी रही है इसके ऊपर बात हो रही थी। सेहत के शोबे के हवाले से बात हुई और साथ साथ जो तालीम का शोबा है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। निजी तालीमी इदारों के जो मसाइल हैं इसके ऊपर अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी तारिक शाह साहब से, जो माहिर तालीम हैं। वो ये फरमा रहे थे कि जो निजी तालीमी इदारे हैं उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, और यकीनन हुकूमत की तरजीहात में चीज़ शामिल होना चाहिए कि जो बच्चे पहले से ही स्कूलों से बाहर हैं, जहाँ पर आपका जो शराय ख़ानदगी है जिसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं वो इंतहाई दर्जे कम है ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में। वैसे तो हम इस काम में बड़े माहिर हैं, जो अल्फाज हैं इसमें उलट फेर जानते हैं, जो नंबर्स हैं उसमें हम गड़बड़ करने का खासा वसी तजर्बा हमारा है, आदाद व शुमार के अंदर हेर फेर ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से आता है। तो लिटरेसी के हवाले से या शरह ख़ानदगी के हवाले से जो नंबर्स दिखाए जाते हैं कि कम से कम 40% से ज़्यादा, या कहीं ये कहा जाता है 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, तो इससे हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये कोई इस हुकूमत की बात नहीं है। जितने भी पिछले अदवार रहे हैं उसमें किसी भी हुकूमत की तरजीहात में तालीम कम से कम हमें शामिल नज़र नहीं आई, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, यकीन लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो बहरहाल इस हवाले से हम आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दीगर कुछ मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एक और बड़े ख़ास मेहमान शख्सियत, और तालीम के हवाले से माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी रेपुटेशन आपकी है, तहकीक के शोबे में आपने बड़ा काम किया है, पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, अपनी खिदमत आपने अंजाम दी हैं। डॉक्टर शहबाज भट्टी साहब अक्सर बेशतर प्रोग्राम में हम उन्हें यहाँ मदऊ करते हैं जब वो कराची तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, तो उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शहबाज, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया यासिन। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने कुछ देर पहले तालीमी मामलात के हवाले से बात हो रही थी। सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं इसमें कुछ ऐसे इक़दामात किए जाते कि जो तालीम का जो सिलसिला है इसको मज़ीद बढ़ाया जाता और हंगामी बुनियादों पे काम किया जाता, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। जैसे दीगर शोबा में हुकूमत की हमें तवज्जो नज़र नहीं आती, तालीम का शोबा उसमें कहीं बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं आपके ख्याल में कि क्यों कोई भी हुकूमत हो तालीम को कभी भी तरजीह नहीं दी जाती और ना तरजीह दी जाएगी? क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए। देखें जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और ये बड़ा कड़वा सवाल है और जाहिर सी बात इसका जवाब भी बड़ा कड़वा ही होगा। जी, ये हुकूमत जो थी ये दो बातों के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया था कि जब हम आएंगे तो हम सेहत जो है इसका बड़ा ख्याल करेंगे और हम तालीम के ऊपर बड़ी खासी तवज्जो देंगे। ये बड़े इनके दो बड़े बड़े पॉपुलर एलिमेंट्स थे इनका जो एजेंडा था। लेकिन जो ही ये हुकूमत आई है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये रिवर्स लगा दिया उन्होंने। आप तालीम की बात करें, शरह खानदगी तो फिर भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आप ये पिछले 2 सालों में आज मैं कल बड़ा दुखी हो रहा था ये बात सोच के कि इन्होंने किया क्या है कि जब स्टूडेंट सारों को पास कर दिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको इन्होंने 3rd डिवीजन में पास किया है। 3rd डिवीजन में हमारे सिस्टम के अंदर पास होने से बेहतर है कि बच्चा फेल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। अब होता क्या है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है या जो सेकेंडरी बोर्ड है वो 3rd डिवीजन तो दे देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो है आगे अगर किसी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, तो दे आर नॉट एक्सेप्टेड। ये तो सबसे बड़ा जो कह लें कि आप इसको बलात्कार ही कहूंगा कि ये बलात्कार हुआ है कौम के साथ, और इस इश्यू के ऊपर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि आप जिस तरह से भी कौम में कंट्रीब्यूशन करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करें कि मैं बात करके ही लोगों में आगाही लेके आ सकता हूँ तो फिर मुझे बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो आप कर रहे थे शरह खानदगी की, मेरे ख्याल में ये 2001 के बाद हमने जो था ना आपका प्राइमरी एनरोलमेंट, उसके ऊपर तवज्जो देना हमने बंद कर दी है, क्योंकि हमारा सारे का सारा फोकस जो वो हायर एजुकेशन के ऊपर है, एमफिल पीएचडी के ऊपर है। उससे नीचे अब मुझे पता है कि नीचे से लोग इनरोल होंगे तो वो लोग ऊपर आएंगे। और इस एक कह लें कि
توجہ کی کمی کی وجہ سے ملک کے اندر انکم انکوالٹی جو ہے اس کا بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا دوسری بات اب یہ ہے جب کارکردگی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں آج سے 3 سال پہلے چیزیں دیکھ لیں اس وقت جو ملک کے اندر جو شرح خانگی کی ایک اور جو بات ہے بڑی میں اہم سمجھتا ہوں کرنا کہ شرح خانگی کا مطلب کیا ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ کی جو تقسیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا بندہ ہے کہ میرے حساب سے تو علم جو ہوتا ہے یہ پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے اس میں شعور آتا ہے. تو یا پھر پچھلے 3 سال میں دیکھ رہے ہیں کتنا شعور آ رہا ہے. ہم ایسی بہت ساری باتیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہم وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. 100% متفق آپ کی بات سے. اچھا دوسری بات یہ کہ پڑھا لکھا بندہ جو کبھی بھی اگر کسی جگہ بیٹھا ہے وہ ڈسکشن کر رہا ہے پروگرام میں بیٹھا ہے یا کسی اخبار کو انٹرویو دے رہا ہے یا کسی سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہے کبھی آپ نے آج سے 3 سال پہلے دیکھا تھا کہ یہ پرسنل اٹیک جو ہم کرتے تھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا پچھلے 3 سالوں سے آپ دیکھیں پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے جب ملک کے اندر جب شرح خان کی بڑھتی ہے تو ملک کے لوگوں کے اندر قوت برداشت بھی بڑھتی ہے. کتنی قوت برداشت آپ خود دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے میں جو ایک اکثر بات کیا کرتا ہوں اکنامک مزری جو ہے یہ ساری چیزیں شرح خانگی میں اضافے کے باوجود ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. شرح خانگی کے باوجود آپ کے لوگوں کے اندر جو قوت برداشت ہے وہ کم ہو رہی ہے. شرح خان کی بڑھنے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر بلنٹ کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک بلنٹ ہے تو بلنٹ کو نیگیٹو میننگز میں لے کے جاتے ہیں. تو ہمارے لوگ جو ہیں منہ پھٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو ایسی شرح خانگی کا فائدہ کیا کہ جب یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں اس میں کمی ہونے کے بجائے آگے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو سڑکوں پہ ہمیں اس وقت تماشے نظر آ رہے ہیں جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے اگر سے لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہوتا تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا لفظ استعمال کیا اکنامک میزری یہی ساری چیزیں لے کر آ رہی ہیں. لیکن اب ڈاکٹر صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کسی ایک شعبے کے اندر تو کامیابی ہوتی ہمیں کہ اگر ٹھیک ہے معاشی معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے ہم اس کی جگہ کچھ سیاسی معاملات میں بہتری لاتے ہم کچھ تعلیمی معاملات میں بہتری لاتے ہم کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ٹھیک کرتے کچھ ہم اداروں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے. لیکن یہاں پر یہ کیوں ایسا ہوا کہ جس چیز میں انہوں نے ہاتھ ڈالا وہ سب برباد ہوا؟ اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو مجھے ایڈمٹ کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑی بات کی بہت اچھی بات. اسی میں ہی بھلائی ہے ہماری کی اور پوری قوم کی. بالکل ٹھیک ہے. اب جب کوئی ایک سیکٹر جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر چاہے آپ کے سامنے مسائل کا انبار لگا ہو پورا پہاڑ کھڑا ہو تو آپ اس پہاڑ کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. آئے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ٹرکی کی. پچھلے ہفتے میں کیا ہوا ہے جناب والا کہ ٹرکی کے اندر چونکہ یورو اور ڈالر کی جو سیل پرچیز ہے اس کے اوپر پابندی نہیں ہے تو وہ دیکھا کہ کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر لیرا جو ہے اس کی ڈی ویلیوشن بہت زیادہ ہو گئی اور ترکی کے اندر اس وقت 30% انفلیشن ریٹ دنیا میں شاید دوسرا یا تیسرا مہنگا ملک ہے. بالکل ایسا ہی. اب یہ جو بحران پیدا ہوا تو ماہرین جو تھے جو ایکسٹرنل آئی ایم ایف کے لوگ یا ورلڈ بینک کے لوگ انہوں نے یہ سوچا کہ اب شاید ترکی جو طیب اردگان جو شاید اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پائے گا. تو جناب انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ جو یورو میں یا ڈالر میں کھولے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا لیرا سے اعتبار اٹھنا شروع ہو گیا لوگوں نے ڈالر پرچیز کرنا شروع کر دیا اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈالر میں یا یورو میں انہوں نے کھولنا شروع کر دیے. تو طیب اردگان نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ جو ڈالرز اور آپ کے یوروز کے اکاؤنٹ ہیں اس کو اب لیرا میں چینج کر لیں ہم آپ کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی لیرا دیں گے. فرض کریں اگر آج آپ نے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کہہ لیں کہ $1000 ہے اور اس کی قیمت 5600 لیرا ہے تو کل اگر آپ اس کو ڈرا کرتے ہیں تو اس کی قیمت 5600 کے بجائے اگر 5000 ہو جاتی ہے آپ کے $1000 کی تو اوپر والا 600 لیرا جو ہے وہ حکومت اپنی طرف سے پے کرے گی آپ کو. بالکل ٹھیک. تو جب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ لیرا جو 18.24 پہ تھا وہ ایک ہفتے کے اندر 11.4 کے اوپر آ گیا. 70% ان کی کرنسی جو ہے ڈی ویلیوشن سیو کیا اس کو. تو سر یہ ہوتے ہیں بحران اور یہ ہوتے ہیں ان کے حل. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کوئی چھوٹا سا ایشو ہو تو وہ ایشو کا حل ڈھونڈنے کے بجائے ہم اس کو بحران بنا دیتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں شاید ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کسی بھی شعبے کو یہ بہتر کر سکیں اور یہ مان لیتے زیادہ اچھی بات. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ
मतलब मुझे जो समझ आ रही है थोड़ी सी, जनरल ज़ियाउल हक साहब के जो दौरे हुकूमत उसके बाद की मुझे होश है, मैं यही देख रहा हूँ कि हर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब 5 साल पूरे करने के चक्कर में है, कोई बंदा ये सोचता ही नहीं है कि हम काम करें तो 5 साल हो सकता है लोग हमें और अजाफी दे दें, आपने काम बहुत अच्छा किया, हमारी वेलफेयर में इजाफा हुआ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बुलंद हुआ, हमारे पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, तो इसलिए हम आपको इस कारकर्दगी की बिना के ऊपर आने वाले और 5 सालों के लिए मुंतखब कर देते हैं। लेकिन हम तो भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, झूठ बोल के, वही आप जैसे कह रहे हैं नंबर्स के अंदर मैनिपुलेशन करके। हमेशा ग्राउंड रियलिटी जो है ये जितनी गवर्नमेंट्स मैंने देखी हैं वो जो ये इनके अल्फाज है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्या कहूँ कि इस सवाल को क्या कहा जाए कि फिर वो लोग हम कहाँ से लाएं? यहाँ पे जिसको भी मौका मिला उसने अपना काम दिखाया, और इस किस्म के सीरियस ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं कि जिसके नुकसानात हमें बहुत देर तक उठाने पड़ेंगे। वो किसी भी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से देख लें, टेक्नोक्रेट्स को आप ला के देख लें, पॉलिटिकल जो लोग हैं इनसे तो खैर किसी को कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के इंटेलेक्ट बनने की कोशिश करते हैं और बयानात दे रहे हैं, पूरी दुनिया में जगहसाई का बाइस बन रहे हैं, लाफिंग स्टॉक बनकर रह गया है मुल्क। तो ये जरा फरमाइएगा कि फिर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए और फिर वो लोग कहाँ से लाएं जो ये पॉलिसी मेकिंग करें और मसाइल का हल तलाश करें, ये जरा फरमाएं। देखिए उसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे इस गवर्नमेंट में से एक हाई ऑफिशियल ने 2 दफा उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आए आप काम करें, तो मैंने जब वो सिनेरियो देखे, मैं एक लोअर मिडिल क्लास आदमी और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, और मुझे खबर है कि मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ इस चीज से डरता हूँ कि मैंने अब पिछले 40-42 साल बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत करके मैंने इज्जत कमाई है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मैं लेट से मैं काम करना शुरू कर, मैं भी इंसान हूं, मुझसे कहीं गलती हो सकती है, तो कहीं ऐसा ना हो जो पिछला मैंने 42 साल का किया वो सारे का सारा गलती की नजर हो जाए। क्योंकि मेरे जैसे गरीब लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं, वो लोगों की कंट्रीब्यूशन में इजाफा भी करना चाहते हैं, वेलफेयर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं उस वक्त से, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद आपको काम का हिसाब भी देना पड़ता है। तो काम करने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ थोड़ा सा इस चीज से डरते हैं, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखें आप 80 से ऑनवर्ड का टाइम देखें, रिफॉर्म्स का दौर शुरू हुआ था और पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने काम किया है, रिफॉर्म्स के थ्रू लोगों ने काम किया और लोगों को ट्रस्ट दिया गया जब लोग काम कर रहे थे। तो आप उनको ट्रस्ट दें तो मेरा ख्याल है कि लोग आज भी काम करने को तैयार हैं, बजाय से कि आप अपने इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे करें। जब आपने किसी को रखना होता है उसके लिए आप इलेक्शन भी करवा लेते हैं, जब आपने किसी को रखना होता है उसको सेनेटर भी बनवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर, जो ये गवर्नमेंट की रनिंग पॉलिसीज हैं, ये तो किसी आम बंदे को भी कहे ना, ये खासकर वजारत खजाना की जो पॉलिसी चल रही है, तो एक आम बंदा भी आपको उसका सजेशन दे देगा। अभी आपने सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस जनाबे वाला उसका आपने बिल पास कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस आने वाले वक्त में जब लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आपने बिल्कुल सोचे नहीं। क्योंकि आपको IMF का वो जो अभी $1 अरब से वो नजर आ रहा है कि हमने वो लेना, हमें वो चाहिए। आपको उस $1 अरब के बदले में मुल्क का कितना नुकसान होगा, नोबडी वरीज अबाउट दैट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की और बड़ा सीरियस मसला है। डॉक्टर साहब, दिल तो करता है मजीद आपसे बात की जाए और दीगर मसाइल पे गुफ्तगू करें, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। सेगमेंट जो है वो हमारा यहाँ अख्ताम पजीर होता है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमसे प्रोग्राम में गुफ्तगू की मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की, और जो बातें आपने की हैं वो यकीनन देखने वालों को काफ़ी हद तक जो मामला समझ में आए होंगे। बहरहाल जी, अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक के बाद जो आपकी सेहत के हवाले से हमारा सेगमेंट है वो जारी रहेगा, और फिर उसमें आपकी बराह रास्त कॉल्स को जो वो शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।